नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर दुनिया भर में ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ अच्छी क्वालिटी और वैरायटी के संतरे पैदा होते हैं। नागपुर बदनाम भी कम नहीं है। खुलेआम देह व्यापार के अलावा नागपुर में छोटे बड़े अपराध भी इफराती हैं। इनमें से कई तो इतने हाई प्रोफाइल और अजीबो गरीब होते हैं कि उन्हें देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दूसरे शहरों की तरह नागपुर का भी अपना एक अलग मिजाज और पहचान है। 14 अप्रैल का दिन नागपुर वासियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुतायत में हैं और इस दिन पूरे उत्साह और धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाते हैं। नागपुर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कर्म स्थली भी रही है। यहीं पर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। बीती 14 अप्रैल को शहर में अंबेडकर जयंती की धूम थी। अंबेडकर को मनाने वाले सुबह से ही फेरियां निकाल रहे थे। जगह जगह अंबेडकर वादियों का जमावड़ा था और चारों तरफ से बाबा साहेब अमर रहे जैसे नारे गूंज रहे थे। इस दिन नागपुर के लोग अमूमन घर से निकलने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हर सड़क पर कोई न कोई जुलूस निकल रहा होगा। दत्तवाड़ी नागपुर का पौष इलाका है, जिसके सुरक्षा नगर में मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। सुरक्षा नगर के श्रृंखलाबद्ध खूबसूरत मकानों में से एक में रहते थे 72 वर्षीय शंकर अतुल चंद्र चंपा। रिटायरमेंट से पहले शंकर चंपा स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन जैसे अहम विभाग में कर्मचारी थे। उनके घर में उनके 7 साल छोटी पत्नी सीमा और 23 साल की बेटी ऐश्वर्या उर्फ प्रियंका चंपा को मिलाकर कुल जमा 3 सदस्य थे। चंपा की परिवार को देख हर कोई भी वैसी ही जिंदगी की तमन्ना कर सकता था। इस परिवार में सब कुछ था, सुख शांति और समृद्धि के अलावे संपन्नता भी। यह सारी चीजें आमतौर पर हर घर में एक साथ नहीं रह पाती। यह जानकर भी हर किसी को हैरानी होती थी कि अच्छी खासी पेंशन वाले शंकर चंपा सब कुछ होने के बाद भी दत्तवाड़ी में ही नारियल पानी बेचने का धंधा करते थे और पत्नी सीमा इसमें उनका हाथ बटाती थी। शंकर को नज़दीक से जानने वाले जानते थे कि असल में वे मूल रूप से बंगाली हैं और उनका असली सरनेम चक्रवर्ती हुआ करता था, जो उन्होंने बदल दिया था। शंकर चंपा ऐशो आराम की जिंदगी जीने में यकीन नहीं करते थे और ना ही उन्हें किसी तरह का दिखावा पसंद था। अपने मकान के अलावा नागपुर में उनका एक मकान और था, जिसमें लगभग 10 किराएदार रहते थे। किराए से ही उन्हें अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। नाम के मुताबिक बेतहा खूबसूरत ऐश्वर्या भी एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसे भी आकर्षक वेतन मिलता था। अच्छी बात यह थी कि ऐश्वर्या की बीकी डिग्री लेने के बाद जॉब मिल गई थी, वह भी अपने ही शहर में, जिसके चलते उसे मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे किसी शहर का रुख नहीं करना पड़ा था। शंकर चंपा और सीमा चंपा इकलौती बेटी पर जान छिड़कते थे, क्योंकि वही उसकी जिंदगी का मकसद थी। चंपा की दंपत्ति को बेहद नज़दीक से जानने वाले लोग ही जानते थे कि ऐश्वर्या उनकी अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे एक अनाथालय से उस वक्त गोद लिया था जब वह केवल 7 महीने की थी। ऐश्वर्या की मां की मौत के बाद उनका पिता उसे अनाथालय में छोड़ गया था, क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी। 23 साल में सीमा चंपा और शंकर चंपा इस बात को भूल गए थे, जो स्वाभाविक भी तो, क्योंकि उन्होंने कभी ऐश्वर्या को उस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से आमतौर पर लोग गोद ली संतान को देखते हैं। ऐश्वर्या की बेहतर परवरिश के साथ साथ उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दिलाई थी, जिनका नतीजा हुआ
कि वह एक नामी कंपनी में अच्छे पैकेज और अच्छे पद पर कार्यरत थी। शंकर चंपा और सीमा चंपा चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करे। इसीलिए उन्होंने ऐश्वर्या चंपा को नागपुर के नामी जीएम राज सोनी इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाया था। 14 अप्रैल को दोपहर का खाना खाने के बाद ऐश्वर्या शॉपिंग करने घर से निकली थी। नागपुर के ही रामदास पेट स्थित बिग बाजार में उसने खरीदारी की और फोन कर अपनी मौसेरी बहन मेघा को भी बुला लिया। दोनों कुछ घंटे साथ साथ रहकर खाती पीती रही और शाम 7 बजे के लगभग अलग हुई। मेघा अपने घर चली गई और ऐश्वर्या अपने घर आ गई। घर में दाखिल होते ही ऐश्वर्या की चीख निकल गई, क्योंकि बिस्तर पर मम्मी पापा की लहूलुहान लाशें पड़ी थी, जिन्हें देख उसे गस्त आ गया। पूरा कमरा खून से भरा था। ऐश्वर्या ने खुद को संभाल कर पड़ोसियों को आवाज दी तो देखते ही देखते शंकर चंपा के घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसने भी सीमा चंपा और शंकर चंपा को इस हालत में देखा, वे सकते में आ गए। तरह तरह की बातें होने लगी कि क्या बुरा वक्त आ गया है जो दत्तावाड़ी जैसे पौष इलाके में भी लोग महफूज नहीं रह रहे। आखिर दिन दहाड़े हत्या की वारदात कैसे हो गई? हर कोई ऐश्वर्या से हादसे के बारे में जानना चाहता था। रोती हुई बलकती हुई ऐश्वर्या इतना ही बता पाई कि जब दोपहर में मम्मी पापा के साथ खाना खाकर वह बाजार के लिए निकली थी, तब घर में सब कुछ ठीक ठाक था। वह बिग बाजार में अपनी मौसेरी बहन मेघा के साथ थी, लेकिन जब लौटी तो मम्मी पापा को इस हालत में पाया। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी। देखते ही देखते बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की खबर शहर भर में फैल गई। हर किसी का अंदाजा यही था कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई होगी, क्योंकि चंपा परिवार के साथ पैसों की कोई कमी नहीं थी। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, जिसका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त विवेक मशाल और इंस्पेक्टर संतोष खांडेकर कर रहे थे। शुरुआती पूछताछ में सारी बातों के साथ साथ यह भी पता चला कि घर में रखे करीब हजारों रुपए, लाखों रुपए का रकम की कीमत के गहने गायब थे। पुलिस वालों को पहली ही नजर में यह वारदात इरादतन लूटपाट की लगी। हत्या के ऐसे नृशंस मामलों में मुलजिम कोई सबूत छोड़कर नहीं जाता, वही इस मामले में दिख रहा था। दुखी ऐश्वर्या से पुलिस ने ज्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, लेकिन जितनी भी पूछताछ की गई उसमें वह गड़बड़ आती नजर आई। वारदात संगीन था, इसीलिए देर रात पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण उपाध्यक्ष और क्राइम ब्रांच के मुखिया पुलिस कमिश्नर नीलेश भरड़े की घटना स्थल पर पहुंच गए। मामले की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दी। पुलिस दल ने जब पड़ोसियों से अलग अलग पूछताछ की तो एक मौके देने वाली बात सामने आई। यह बात कुछ दिनों से बाप बेटी के अनबन चल रही थी। वजह यह थी कि ऐश्वर्या जिस युवक से शादी करना चाह रही थी, वह शंकर और सीमा को नापसंद था, क्योंकि ऐश्वर्या का प्रेमी हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा पुलिस टीम को दूसरी चौंका देने वाली जानकारी यह भी मिली कि चंपा परिवार का चौथा सदस्य उनका पालतू कुत्ता नहीं भौंका था, जबकि वह अपच को घर में पाँव भी नहीं रखने देता था। अभी तक जो पुलिस नाजुक और मासूम ऐश्वर्या को इस हादसे से अलग मानकर चल रही थी, वह पूरी जांच में केंद्र में वही आ गई थी। गोद ली गई बेटी अपने माँ बाप की हत्या भी कर सकती है, यह बात तजुर्बे का पुलिस वालों के भी गले नहीं उतर रही थी। दूसरे हादसे के वक्त बिग बाजार में होने वाले बावत की ऐश्वर्या झूठ बोलती नहीं लग रही थी। यही इकलौती बात थी जो वह पूरे आत्मविश्वास से बराबर कह रही थी, जिसकी पुष्टि मेघा से भी हो गई थी। अब पुलिस का ध्यान एक दूसरी संभावना पर गया कि मुमकिन है कि यह कत्ल योजनाबद्ध तरीके से किए गए हों, जिसका एक हिस्सा यह भी रहा होगा
कि ऐश्वर्या वारदात के वक्त घर नहीं रहेगी और यह बात प्रमाण बन जाएगी। इस थ्योरी में दम था, लिहाजा पुलिस ने ऐश्वर्या के आशिक के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। पुलिस ऐश्वर्या पर भी शक कर रही थी, इस बात को उसने उजागर नहीं होने दिया। उसके आशिक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। चंपा दंपत्ति के एक नज़दीकी रिश्तेदार ने ऐश्वर्या के आशिक का नाम बता दिया हुआ था इस लाख के साथ पढ़े थे और किशोरावस्था में ही उसको दिल में प्यार का बीज अंकुरित हो गया था। हाई स्कूल के बाद उनकी राहें अलग अलग हो गई थी, लेकिन वह बीज धीरे धीरे पहले पौधा फिर पेड़ कब बन गया, इसका एहसास इन्हें तब हुआ जब दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर चुके थे। कसरती बदन का मालिक खसाक उभरता हुआ क्रिकेटर था और साल 2012 में उसका चयन अंडर 60 टीम में विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में किया गया था। तेज गेंदबाज उमेश यादव को अपना आदर्श मानने वाला इलाक अच्छा गेंदबाज था और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर लेता था। इसके पिता मुश्ताक खान पेशे से ठेकेदार हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति ऊपर से देखने में ठीक ठाक लगती है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हैं। उन्हें 6 बच्चों के भरे पूरे परिवार में सम्मानजनक गुजारे लायक आमदनी हो जाती थी। पिछले साल ही इलाक की एक बहन की शादी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इलाक एक उम्दा प्रतिभावान खिलाड़ी था, जिसमें अपार संभावनाएं थी। अंडर 18 और अंडर 199 टीम में अंडर 19 खेलने पर जिम्बाब्वे का दौरा भी कर चुका था। इंग्लैंड वर्ल्ड कप में भी उसका चयन हो गया था, लेकिन वह टीम में शामिल नहीं हुआ था। उसने इसकी वजह व्यक्तिगत बताई थी। देश में कई नामी क्रिकेटर से इसके अच्छे और व्यक्तिगत संबंध थे। 12वीं के बाद ही ऐश्वर्या और इलाक नागपुर की सड़कों और मॉल्स के हाथ में हाथ डाले घूमते नजर आने लगे थे। इश्क और मुश्क वाकई छुपाए नहीं छुपते। यह कहावत इन दोनों के प्यार से भी उजागर हुई। जब शंकर को पता चला कि ऐश्वर्या एक मुसलमान लड़के के साथ घूमती फिरती है, तो उन्होंने इस पर तराज किया। उन्हें उम्मीद थी कि ऐश्वर्या उनकी भावनाओं को समझकर इस दोस्ती या प्यार पर यहीं पूर्ण विराम लगा देगी, लेकिन ऐश्वर्या ने तो अर्ध विराम भी नहीं लगाया। कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद जैसे ही उसकी नौकरी लगी, तो वह हवा में उड़ने लगी। बाप बेटी में अक्सर इलाक को लेकर विवाद होने लगा। शंकर चंपा किसी भी कीमत पर एक मुसलमान लड़के को दामाद नहीं बनाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी ठान कर बैठी थी कि शादी करेगी तो सिर्फ इलाक से, वरना किसी से नहीं करेगी। अपना प्यार जताने के लिए वह रमजान में रोजे भी रखती थी। इसी तकरार के दौरान ऐश्वर्या को पता चला कि वह नागपुर के ही सीताबर्डी इलाके में स्थित मातृ सेवा संघ के अनाथालय में गोद ली बेटी है, तो उसे झटका लगा। यह एक स्वाभाविक बात भी थी, लेकिन ऐश्वर्या ने यह नहीं सोचा कि उसका सगा पिता महज अपनी गृहस्थी बसाने की गर्ज से उसे अनाथालय छोड़ गया था। शंकर चंपा ने तो उसे गोद लेकर उस पर जो लाड़ प्यार लुटाया था, वह शायद कई माँ बाप सगी औलाद पर नहीं लुटा पाते। ऐश्वर्या ने उसे एहसान तो दूर की बात है, शंकर और सीमा का आभार भी नहीं माना था। तो यह उसकी खुद गर्जी और एहसास फरामोशी थी। जब यह तय हो गया कि शंकर किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, तो ऐश्वर्या दुविधा में फंस गई कि अब क्या करे। इस बारे में जब उसने इलाक से बातचीत की, तो पैसों की जरूरत के मारे इस होनहार खिलाड़ी ने एक नया खेल डाला। समझ बुझाकर उसने ऐश्वर्या को इस बात पर राजी कर लिया कि छिपकर शादी करने या भागने से फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगेगी। फिर जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मेरे पास तो ना नौकरी भी है और ना ही महत्वाकांक्षी। ऐश्वर्या अपनी खुद की आईटी कंपनी खोलने का ख्वाब देखने लगी थी और खलाक के आईपीएल में खेलते देखना चाहती थी। कई बार
वह अपने प्रेमी की आर्थिक सहायता भी कर चुकी थी। यह राशि 5 लाख रुपए के लगभग थी। इधर ऐश्वर्या को ना मानते देख शंकर का दिल भी नागपुर से उचटने लगा था। इसीलिए उन्होंने अपनी करोड़ों की जायदाद बेचकर पुणे में बसने का फैसला कर लिया था। सगी औलाद होती तो दबाव बनाकर या समझा बुझाकर रास्ते पर ले आते, लेकिन ऐश्वर्या बात बात में यह कहने लगी थी कि मैं सगी नहीं गोद ली हुई बेटी हूँ। इसीलिए वे लोग उसकी शादी इलाक से नहीं होने देना चाहते। ऐश्वर्या यह तक कहने लगी थी कि सगी बेटी होती तो आप इनकार नहीं करते। बेटी की यह बातें बूढ़े शंकर के कलेजे पर नस्तर की तरह चुभती थी, और चुभती भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने तो कभी यह समझा ही नहीं था कि ऐश्वर्या किसी और का खून है। अब चंपा परिवार का सुख चैन छिन गया था और उसकी जगह स्थायी तनाव और अस्थायी कलह ने ले ली थी। इस हालत से बचने के लिए उन्हें यह फैसला ठीक लगा था कि सब कुछ बेच बाच कर पुणे चले जाएं। संभव है वहां जाकर ऐश्वर्या शायद इलाक को भूल जाए। जायदाद बेचने के लिए उन्होंने कुछ दलालों से भी कह दिया था। सीमा और शंकर ने ऐश्वर्या से यह बात करना भी कम कर दिया था। जैसे ही इसकी भनक ऐश्वर्या को लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली दफा लगा कि इलाक सच कह रहा है कि ऐसे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। 23 साल की बेटी होने का जो सुख उसने शंकर और सीमा को दिया था, उसकी कीमत वसूलने के लिए यह कलयुगी बेटी उनकी हत्या करने तक को उतारू हो गई। ऐश्वर्या की साजी के बाबत करने की देर थी कि इलाक ने पूरी योजना बना डाली और बाहर से भाड़े का शूटर तक बुला लिया। हत्या करना इतना आसान काम नहीं होता है। खलाक ने योजना बनाते वक्त अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरती थी। वह हादसे को लूटपाट की घटना साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने ऐश्वर्या को समझा दिया कि उसे क्या क्या करना है। योजना के मुताबिक 14 अप्रैल को ऐश्वर्या ने खाने के बाद खरबूजे में नींद की दवा मिला दी कि मम्मी पापा बेहोश हो जाएं और इलाक को उसकी साथी इत्मीनान से उनकी हत्या कर दें। उस दिन खलाक अपने साथी सहित चोरी छिपे दीवार के सहारे ऐश्वर्या के घर आया। चूंकि कुत्ता एक बड़ा अड़गा था, इसीलिए ऐश्वर्या इन दोनों से अंदर जाने तक उसके पास ही खड़ी रही, जिससे कुत्ता नहीं भौंका। दोनों के घर में दाखिल होने के बाद ऐश्वर्या शॉपिंग के लिए चली गई। दूसरी ओर घर में खलाक और उसके साथी ने सीमा और शंकर का गला रेत कर हत्या कर दी। उन बेचारे को तो नींद में शायद पता भी नहीं चला होगा कि 23 साल पहले वे अनाथालय से बेटी नहीं बल्कि अपनी मौत उठाकर ले आए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि हुई कि शंकर और सीमा के खाने में नींद की तगड़ी खुराक मिलाई गई थी, लेकिन ऐश्वर्या पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ था। इस दौरान ऐश्वर्या और इखलास ने ऐश्वर्या अपने हत्यारे आशिक की राह आसान करते हुए उसे पल पल की जानकारी दे रही थी। दोनों की उम्मीद थी कि पुलिस इसे लूटपाट के बाद सबूत मिटाने के गर्ज से ही हत्या की समझेगी और कुछ दिन बाद बात आई गई हो जाएगी। इन दोनों ने तो यह तय कर लिया था कि जायदाद बेचने के बाद वे नोएडा में मकान खरीद कर रहेंगे। वहीं जैसी की योजना बनी थी, शाम को ऐश्वर्या घर आई और रोने का ड्रामा करने लगी, जिससे थोड़ी देर के लिए ही असमंजस की स्थिति बनी। पुलिस ने इलाक को दबोच तो लिया और खुद को बेगुनाह बताकर बचा करता रहा, लेकिन पुलिस ने ढेरों सवालों से ज़्यादा देर तक बच नहीं पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया और इलाक के साथी की तलाश में जुट गई। पुलिस जब इनके व्हाट्सएप पर चैट डिलीट होने लगे, ऐश्वर्या टेक्नोलॉजी की जानकार थी, इसीलिए चैटिंग डिलीट कर रही थी, जिससे पुलिस का सच तक न पहुंच पाए। इसी चक्कर में पुलिस का शक उस पर और इलाक पर गहराया भी। वारदात के समय दोनों की मोबाइल फोन पर कई बार बात हुई थी। यह बात जिसने भी सुनी, थू थू की और गोद ली हुई बेटी की एहसान फरोशी की कोसा
जिसने माँ बाप की भावनाओं की परवाह नहीं की और जायदाद के लिए उनकी हत्या तक करवा दी। अब दोनों की योजना फेल हो गई और दोनों जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। इन दोनों ने लालच के चलते अपना कैरियर तबाह कर लिया और रिश्तों को बदनाम किया। इस हत्याकांड से न केवल गोद ली हुई संतानों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा, बल्कि मोहब्बत भी बदनाम हुई। इलाक का मकसद सिर्फ पैसा था, न ही अगर वाकई वह ऐश्वर्या को चाहता होता तो उसे इसकी खतरनाक सलाह कतई नहीं देता। लालच ऐश्वर्या के मन में भी आ गया था और वह भी माँ बाप के पैसों से मौज मस्ती की जिंदगी जीने का ख्वाब देखने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। हम इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम की सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो, हमें इजाज़त दो। मिलते हैं आगे की क्राइम कहानी में। धन्यवाद।